हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुमित। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं कुछ फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ। फिजिक्स बहुतों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट मैं कहता हूँ अगर आप फिजिक्स को अपने आसपास की चीज़ों से मिलाकर पढ़े ना, तो इससे इंटरेस्टिंग और बेस्ट सब्जेक्ट आपको कभी मिलेगा नहीं। कोशिश करके देखिए। एक रिक्शा रास्ते में जा रहा है, एक बच्चा बॉल से खेल रहा है, आप सड़क पे गिर गए। यह मत गिरिए। मान लीजिए कि आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तब इन सब चीज़ों में फिजिक्स होता है। यहाँ तक कि हम घर में अपने फैंस, लाइट्स, एवरीथिंग व्हाट यू कम अक्रॉस, सारी चीज़ें जो होती है फिजिक्स पे डिपेंडेंट है। तो आप थोड़ा सा अगर आप डेली लाइफ में इंटरेस्ट ले लेना इन सब चीज़ों को लेकर, तो आपको फिजिक्स पढ़ने में जितना मज़ा आएगा ना, शायद आपको और कोई सब्जेक्ट मज़ा ना आए पढ़ने में। आप कोशिश करके देखिए। तो इसी के साथ आज हम क्लासेस करेंगे फिजिक्स की। चैप्टर होगा फोर्स। देखते रहिए। Hello everyone. Now you must have noticed just now I pushed the chair to that direction and in turn again I pulled the chair to that corner again. So what did you notice here? You must have noticed that I am doing some work. But to do that work, what I am doing here? I am applying something. What is that something? Can you guess? Let me tell you. That is force. What is force? You must have understood. That was the external cause. वो था क्या? एक कॉज था, एक वजह था जो मैंने दिया उस चेयर को, तब वो जाके वहां तक गया। इफेक्ट दिखा आपको कि वो वहां से वहां मूव किया, वापस यहां आया, पर मैंने वो फोर्स को अप्लाई किया था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स का डेफिनेशन जो होता है, कॉज है, एक एक्सटर्नल कॉज है जो इफेक्ट को शो करता है। मैं आपको और एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। ये बुक, उसके ऊपर ये एक बॉल। अब ये बॉल रेस्ट पर है जब तक कि मैं इसे पुश नहीं करूंगा। जब मैंने इसे पुश किया तो ये बॉल मूव करके वहां चला गया। और एक एग्जांपल ले लीजिए, ये डस्टर अगर मैं इस बुक पे रख दूं, डस्टर को मैं मूव नहीं करूंगा तो ये कब तक मूव नहीं होगा? ये हमेशा के लिए इसी तरह रह जाएगा जब तक कि इस पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। अब मैं अगर एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई करता हूं तो ये डस्टर मूव करता है। तो यही है फोर्स। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक फोर्स के बारे में। तो फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में समझा देता हूं। जैसे फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी वजह से कोई एक चेंज आया हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बॉल को मैंने जब पुश किया, या डस्टर को जब मैंने पुश किया, तब वो आगे बढ़ा। तो मतलब मैं एक कॉज, मोशन एक इफेक्ट है। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। तो फोर्स, आपको तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि फोर्स होता क्या है। अभी हम देख लेते हैं कुछ बहुत जरूरी चीज जो फोर्स को अप्लाई करने के बाद इफेक्ट में दिखता है। जैसे कि मैं लिख देता हूं कुछ नोट्स, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स है क्या? एक एक्सटर्नल कॉज है, एक एक्सटर्नल कॉज है, ध्यान दीजिएगा, जो क्या लाता है? इफेक्ट्स ले आता है। इफेक्ट में क्या आता है? जैसे रेस्ट, मोशन, या फिर अगर हम स्लैश देके समझें, ये रेस्ट और मोशन मैंने एक साथ कॉमा देके लिखा है, फिर स्लैश डाल रहा हूं क्योंकि रेस्ट और मोशन जो है बहुत रिलेटिव टर्म है। जब मैं कभी भी बोलता हूं मोशन, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो वर्ड दूसरा आता है वो है रेस्ट। अगर हम रेस्ट पे रहेंगे तो मेरे से रेस्पेक्ट में, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तभी हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। अगर हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे तो दोनों रेस्ट पर होंगे। इसलिए रेस्ट और मोशन जो है बहुत रिलेटिव टर्म्स है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
दूसरा होता है साइज और शेप। अभी देखिए साइज और शेप कैसे आप सोच सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी भी फोर्स को अप्लाई करें तो वो रेस्ट या मोशन ही लाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मूव नहीं होता है पर उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है। जैसे यही लाइव एग्जांपल है, ये आप समझिए घर में अगर मम्मी से पूछिएगा या सिस्टर से पूछिएगा, जब कभी वो लोग आटा सानते हैं, आटा गूंदना जानते होंगे आप, तो मैश करते हैं जब, तो क्या करते हैं वो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करते क्या होता है, वो मूव होकर कहीं जाता नहीं है, इंटर्न उसका शेप चेंज हो जाता है। तो शेप चेंज होता है तो वो भी एक इफेक्ट ऑफ फोर्स है। स्पॉन्ज जब हम प्रेस करते हैं तो उसका पूरा शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, पर जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं तो वो आप वापस अपने पोजीशन पर शेप में वापस आ जाता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अब हम टाइप्स ऑफ फोर्स में। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, देखिए पहले मैं क्या करूंगा, इस टाइप्स ऑफ फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। तो दो कैटेगरीज क्या हो गया, पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी देखिए कॉन्टैक्ट का मतलब ही हो गया कोई चीज आपस में कॉन्टैक्ट रहेगा, और नॉन का मतलब नहीं रहेगा। तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, देखिए मैं मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसे समझा देता हूं आपको। ये मार्कर, ये इसका कैप, अभी मुझे इसे बंद करना है, तो अगर जब तक ये दोनों मेरे हाथ में नहीं, दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेगा फिंगर्स के, तब तक मैं इसे बंद कैसे करूंगा। तो कोई भी जब टच रहता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में और जब फोर्स अप्लाई हो तो उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, और जिसमें ना हो उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे सर ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे हो सकता है। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब उतना ही सच है जितना कि कांटेक्ट फोर्स है, सोचिए कैसे होगा। मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं, देखिए समझिए ये बॉल, अभी इस बॉल को अगर मैं छोड़ू तो ये बॉल अपने आप नीचे चला गया, ये कैसे मुमकिन था, जरूर इससे कोई खींच रहा होगा। अब ये भूत तो है नहीं, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि वो ग्रेविटी, जो अर्थ का ग्रेविटी है, ये उसकी वजह से काम करता है, इसलिए उसका नाम ही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यह है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में चला गया। कॉन्टैक्ट तो कुछ नहीं हुआ पर फिर भी खिंचाया। अभी मैं आपको और इजी सा एग्जांपल दूंगा, पर पहले मैं लिख देता हूं कि वो है क्या सब जिसके बारे में इतना बोल। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ गया मस्क्यूलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, फिर आता है टेंशन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। अब इसके अंदर जाइएगा तो और भी बहुत तरह के फोर्सेस आपको मिल जाएंगे, पर मेनली जो कंसर्न है, मेन इन टर्म्स से रिलेटेड ही सब कुछ कवर हो जाता है। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट में से नंबरिंग दे देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हो गया 1 2 3 4। अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हो गया, कुछ आ रहा दिमाग में, मैग्नेटिक फोर्स, बहुत खेलते हैं हम मैग्नेट्स के साथ। और तीसरा है, बहुत ज्यादा आपने नहीं सुना होगा, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। मैं आपको सारे वो एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूंगा जो मैंने इम्प्रोवाइज करके अपने पास जुगाड़ बनाया है। मैं बाहर से कुछ भी नहीं लाया, बस अब देखिए और एंजॉय करिए क्लास। इधर पहले आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है।
ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने दिखाया, फिर दिखा देता हूं। ये एक बॉल है, मैं जैसे ही इसे छोड़ता हूं ये नीचे चला जाता है। कैसे गया? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी एक्ट करता है तो इसे अपनी तरफ खींचता है, तो ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट है क्योंकि कुछ टच नहीं हो रहा फिर भी वो नीचे चला गया। दूसरा एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मेरे पास कुछ ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन नेल है कुछ, हाँ आयरन के ही सब है। देखिए अगर मैं इसे एक बुक पे रख दूं, मैं आपके पास आ जाता हूं दिखाने के लिए, और देखिए मैं इसे टच नहीं करूंगा। यह है मेरे पास एक मैग्नेट, ये मैग्नेट, ये है कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे ही मैं इसे इसके पास ले आता हूं तो क्या होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, बिना टच किए ये सबको खींच लिया। तो ये बिना कांटेक्ट के भी एक फोर्स अप्लाई करता है, फील्ड तैयार करता है अपने आसपास। इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो मैग्नेटिक। अब थर्ड एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके लिए मैं बहुत बेसिक सा बचपन में पढ़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए एक बुक है, मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं कुछ बिट्स ऑफ पेपर स्प्रेड कर देता हूं। अभी एक कॉम्ब, हेयर कॉम्ब करने के बाद क्या होता है, इस पे कुछ चार्ज गेन हो जाता है, और जब हम इसको इसके पास लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये मूव कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये मूव क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इस कॉम्ब पे और इसके ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं जो कि काम कर रहा है, पर टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हमने देख लिया ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी अगर हम आए मस्कुलर फोर्स, जो कि कांटेक्ट फोर्स के अंदर में है, तो उसमें आता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, रिएक्शन फोर्स। देखिए मस्कुलर फोर्स जो है ये समझाने की जरूरत नहीं, हमें पता है। जैसे जब हम अपने मसल्स के अप्लाई करते हैं तो समझिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी चीज बिना मसल के अप्लाई के नहीं होता, तो वो मस्कुलर फोर्स में आ जाता है, सिंपल है। अब फ्रिक्शनल फोर्स पर आती है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये हमें समझने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए हम आसानी से वॉक कैसे कर लेते हैं सरफेस पे, क्योंकि हमारा जो फुट है और जो ग्राउंड है उसके बीच में फ्रिक्शन तैयार होता है, वो आपस में टच करके रखता है एक दूसरे को। टच करने की वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में गैप, एयर गैप बोल सकते हैं, या सरफेस गैप बहुत कम होता है, तो वो ग्रिप बना लेता है, तो आसानी से चल पाते हैं। पर अगर क्या होता है, फर्श पे अगर पानी गिरा रहे और उस पर हम दौड़ने की कोशिश करें, डेफिनेटली हम गिर जाते हैं। ये गिरते क्यों हैं? क्योंकि पानी जो है, वाटर, वो क्या करता है, सरफेस और फुट के बीच में एक लेयर तैयार कर देता है जो फ्रिक्शन कम कर देता है हमारे दोनों के बीच, इसलिए हम गिर जाते हैं। सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं, बनाना पील, केले की छिलका जब रास्ते में फेंक दे और आप उसे पांव रख दे तो डेफिनेटली आप गिर जाते हैं। ये भी एक एग्जांपल है हम क्यों गिरते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, याद रखिएगा। अभी हम आते हैं अगले पर, टेंशन फोर्स। अभी ये टेंशन फोर्स क्या होता है? ये टेंशन फोर्स हमारे दिमाग का टेंशन नहीं है, एकदम मत घबराइए, एकदम आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखिए मेरे पास एक बॉल है और मैंने उस बॉल पे एक धागा, आपको धागा दिख रहा होगा, मैंने बांध दिया इस पे। अभी देखिए ये बॉल को अगर जब मैं ऐसे करता हूं तो ये बॉल थोड़ा सा उछलता भी है, देख रहे हैं? ये क्यों है? ये पॉसिबल है इसी टेंशन फोर्स की वजह से। ये देखिए जब मैं इसे नॉर्मल भी रखता हूं बॉल को, तो ये बॉल स्टेबल है, तो ये इस रस्सी में या स्ट्रिंग बोले एक फोर्स रहता है, उसे कहते हैं टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स हम, अच्छा इससे भी इजी एग्जांपल, रबर बैंड देखा होगा ना आपने। जब हम रबर बैंड को जब खींचते हैं तो क्या होता है, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर कोई फोर्स तो होगा ना जो खींच रहा है। हम तो अपना एक एक्सटर्नल फोर्स देकर उसे एक्सपैंड कर रहे हैं, पर क्या होता है, वो अपने आप को खींचने की कोशिश करता है, तो वो जो खींचता है वही हो गया उसका टेंशन फोर्स। स्प्रिंग्स के अंदर भी टेंशन फोर्स होता है, पर जब मैं बात करूं इस रिएक्शन फोर्स की, तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है? रिएक्शन टर्म से समझ में आता होगा कि जो कोई आया और आपको थप्पड़ मार के चला गया, तो कैसा लगता है आपको? आपको तुरंत मन करता है कि आप रिएक्ट करें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ अंदर से एड्रेनलिन आपका बहुत ज्यादा काम करता है, होता है ना, फाइट और फ्लाई, भागो या लड़ो, उसी तरह का। तो ये रिएक्शन हुआ। तो अगर वही करें रिएक्शन फोर्स के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ हुआ होगा, उसके वजह से कोई रिएक्शन है। जैसा कि बहुत आसान सा एग्जांपल है, अगर आप कभी भी बोर्ड पे चढ़े होंगे और बोर्ड से जब उतरने वाले होंगे तो आपने ये चीज नोट किया होगा। जैसे आप
पहला पैर अपना बाहर रखते हैं और जब उतरने के समय जब दूसरा पांव आप बाहर करते हैं, तो जैसे ही आप दूसरा पांव बाहर करते हैं, आपने नोट किया होगा कि आपने बोर्ड को थोड़ा पीछे की तरफ धक्का दे दिया होगा, तभी आप उतर पाते हैं। तो ये एक्शन रिएक्शन है। दूसरा है बहुत आसान सा एग्जांपल, अभी ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने अपने हाथ पे लिया हुआ है, ये मैंने हाथ पे तो लिया है, ये एक फोर्स मेरे हाथ पर अप्लाई कर रहा है, पर फिर भी ये अपनी जगह पर गिर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां नीचे से एक रिएक्शन फोर्स दिया हुआ है ऊपर की तरफ, जो ये इक्विलिब्रियम या स्टेबल कंडीशन में है। जैसे ही मैं अपने हाथ का रिएक्शन फोर्स हटा लूं, ये डस्टर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है, ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रिएक्शन फोर्स क्या होता है। ये रिएक्शन फोर्स जो है ऑलमोस्ट हर उस जगह पे होता है जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हम दीवार को धक्का मार रहे हैं तो दीवार भी हमको उल्टा पुश करता है, उस समय भी रिएक्शन फोर्स काम करता है। हम एक फुटबॉल को किक मारते हैं, तो फुटबॉल को जब हमने किक मारा तो उससे क्या होता है, फुटबॉल भी इंटर्न हमको थोड़ा किक मारता है, पर हमें समझ में नहीं आता। अब एक और अच्छा एग्जांपल है, जब क्रिकेटर एक बैट से लेकर बॉल को हिट करता है तो क्या होता है, बॉल आता है उस डायरेक्शन से, बैट पे जब लड़ता है तो वो बॉल एक फोर्स के साथ आ रहा है। अब हम जब रिएक्शन फोर्स के तौर पे बैट से जब हम बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल वापस कहीं और डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये हुआ रिएक्शन फोर्स। तो अभी हम आते हैं वापस फोर्स पे, फोर्स का यूनिट और फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। m स्टैंड्स फॉर मास, a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। कब बोलते हैं, जब हॉरिजॉन्टल होता है कोई मूवमेंट तो एक्सीलरेशन आता है, पर कभी ऊपर नीचे वर्टिकली होता है तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तब फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है और बन जाता है m इंटू जी। जैसे ये बॉल जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, ग्रेविटी एक्ट करता है, इसलिए हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। पर जब मैं अपना बात करूं, मैं ऐसे वॉक कर रहा हूं, जब मैं ऐसे वॉक करता हूं तो वो हॉरिजॉन्टली है, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ओनली। अभी आते हैं यूनिट पे। यूनिट देखिए बहुत इजी है। यूनिट क्या है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, न्यूटन। तो बस एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट जो है वो है टाइम, डी बाई एनई। मैंने फोर्स के बारे में हर बेसिक चीजें बता दी हैं। आज के लिए चलिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, आपको कुछ समझ में आता है, जरूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगता है किसी और को भी इसकी जरूरत हो तो काइंडली शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।